Hello, myself Subhash and you are watching Economics Guruji. In the last videos, we have discussed about the utility, types of utility and what are the main relationship between total utility and marginal utility. तो ये हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं वो क्या है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि हम इस वीडियो में जो लो स्टडी कर रहे हैं समझ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि वो वीडियो बेसिक के रूप में काम करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप जरूर देखें, और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इजी वे से उन वीडियोस तक पहुंच सके और उनको जरूर देखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। मतलब हम जनरल वे में किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं, सेम टाइम पीरियड में कंटिन्यूसली किसी कमोडिटी का कंजप्शन हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस कमोडिटी से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ट्रेंड में होगी या फिर वो घटती जाएगी। ये लो ये बताता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? It states that as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility decreases. In other words, marginal utility tends to decline as consumption of the commodity increases. यानी ये क्या बताता है कि किसी भी commodity का consumption जो है जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो उससे मिलने वाली जो marginal utility है वो diminishing trend में होगी या फिर वो घटती जाएगी। ये लो ये बताता है। या फिर इसकी अदर डेफिनेशन क्या है? According to this law, when we increases the units of a commodity, their marginal utility starts to decrease. In the initial stage, marginal utility may be increased, but after a certain point, it will definitely decrease. मतलब इसमें इकोनॉमिस्ट दो पार्ट में, इनमें जो इनकी जो थॉट्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो उसका स्टार्टिंग से ही उसकी जो मेजोरिटी है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होगी। पर कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में मेजोरिटी बढ़े पर उसके बाद फिर वो डेफिनेटली डिक्रीज होगी, ये मानते हैं वो। तो क्या है ये लो, आगे बढ़ते हम समझते हैं, बढ़ते हैं इसमें। तो दिस लॉ वाज रेंडर्ड इन 1854 बाय एच एच गोसेन। ध्यान रखना, एच एच गोसेन ने सबसे पहले इस लॉ के बारे में बताया था। जेवंस कॉल्ड दिस लॉ एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकता है। किसने बोला है? जेवंस ने। तो ध्यान रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकता है, तो अच्छे से ध्यान रखना है इसको। फिर उसके बाद मार्शल हैज डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लॉ। फिर आगे जाकर मार्शल ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है और बताया है कि लॉ क्या बताता है। अब हम इस लॉ की स्टडी तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ एजम्पशन जो है वो जरूर ली है, यानी हमने कुछ बातों को माना है, यहाँ पर दिया हुआ माना गया है, तभी हम ये जो लॉ स्टडी कर रहे हैं वो अप्लाई हो पाएगा। और एजम्पशंस क्या है वो हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, उसका भी आपने नहीं देखा तो इस चैनल में जाकर आप इसके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें आपको मिल जाएगा कि एजम्पशंस किसको बोलते हैं और इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी मेन जो एजम्पशंस हैं हम लेते हैं वो भी वहाँ पर डिस्कस हमने करी थी। तो यहाँ पर क्या क्या एजम्पशंस लिए इस लॉ को अप्लाई होने में या इस लॉ को समझने में? सबसे फर्स्ट जो है यह है कि कंज्यूमर्स बिहेवियर इज कंसिडर्ड रेशनल, द कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक पर्सन। मतलब साफ है कि यहाँ पर हमने कंज्यूमर को रेशनल माना है। रेशनल इट मीन्स विवेकशील। वह सोच समझकर अपना पैसा खर्च करता है, वह सोच समझकर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करता है। उसका बिहेवियर जो है वो इस प्रकार से होगा कि वो अपने लिमिटेड इनकम में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाह रहा है। ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पर रैशनल माना है। और दूसरा, उसको इकोनॉमिक पर्सन माना है। वही वाली बात है, यानी वो अपने मनी को, अपनी इनकम को बहुत ही इस तरीके से एक्सपेंड करेगा कि उससे मिलना सेटिस्फेक्शन उसको मैक्सिमम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड मनी इज यूज फॉर इट। यूटिलिटी को यहाँ पर मेजरेबल माना है क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली घटती जा रही है। इसका मतलब हम उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, और इस कंडीशन में उसकी जो मेजरिंग रोड है वो है मनी। मतलब हम किसी कमोडिटी के लिए कितना पे कर रहे हैं वो उसकी यूटिलिटी पर डिपेंड करेगा।
तो यहाँ पर साफ है, यानी या फिर उसकी यूटिलिटी उसकी प्राइस पर पे करेगी। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा है, हाई है, तो उसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा होगी। किसी कमोडिटी की प्राइस कम है तो उसकी यूटिलिटी भी कम होगी। नाउ नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कंसिडर्ड स्टेबल। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, ये भी हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसी चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है या फिर इसके जो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूँ, उसमें जाकर आप जरूर देखें क्या है, डिटेल में आपको पूरा बताया। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो भी कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता है उसकी भी एक यूटिलिटी होती है, उसका भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है जो कंज्यूमर अपने माइंड में रखता है। तो उसको हमने यहाँ पर कांस्टेंट माना। जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हम अपना रुपया खर्च करते हैं तो उसकी जो माइनॉरिटी है वो भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग अमाउंट अपने पास पड़ा रहता है, अपने पास रिमेनिंग जो इनकम बची रहती है, वो अपने लिए बहुत ही यूजफुल हो जाती है, बहुत ही अपने लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसके लिए यहाँ पर माना गया है कि उसकी जो माइनॉरिटी बढ़ती जाती है। अब कोई कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करेगा और बचा हुआ अमाउंट जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी रखेगा, तो इस कंडीशन में हो सकता है कंज्यूमर वो आगे कंजप्शन नहीं करे। तो कंज्यूमर कंटिन्यूसली कंजप्शन करे, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या माना है कि कंज्यूमर जैसे जैसे रुपया खर्च करेगा पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक एजम्पशन यहाँ पर भी ये ली है। नाउ नेक्स्ट, द यूनिट्स ऑफ द कंज्यूम्ड आइटम शुड बी यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर साइज एंड प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर माना गया है कि जो भी आइटम कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। कंज्यूमर अगर रोटी खा रहा है तो हर एक चपाती एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले चपाती तो बहुत अच्छी है, उस पर घी लगा हुआ, और दूसरी चपाती जो है वो जली हुई है, सूखी है। तो उस कंडीशन में सेकंड जो रोटी है, या फिर फर्स्ट रोटी उसको सूखी मिली है, जली हुई मिली है, और सेकंड वाली अच्छी घी लगी हुई मिली है, तो उस कंडीशन में सेकंड यूनिट से, सेकंड रोटी से उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। या फिर अगर वो चाय पी रहा है, फर्स्ट कप में शुगर कम है और सेकंड कप में शुगर का जो लेवल अच्छा है, तो हो सकता है सेकंड कप या थर्ड कप से उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिले। तो एक तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, प्रॉपर साइज होनी चाहिए। प्रॉपर साइज तो यहाँ पर रोटी हो या फिर चाय के कप हो, है ना, या फिर पानी का गिलास हो, इस प्रकार से हम यहाँ पर लेते हैं। पानी का एक गिलास का वो पी रहा है, ऐसा नहीं कि पानी के एक एक बूंद करके हम उसको पिला रहे हैं ड्रॉपर से और हम वेट कर रहे हैं कि उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो ऐसा नहीं होगा। और या फिर चावल के एक एक दाने उसको हम खिला रहे हैं और बैठे हैं कि उसकी यूटिलिटी कब कम होगी, कब वो कम होगी, तो यहाँ पर हम जो लोग स्टडी करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उस कंडीशन ये माना गया है कि जो भी यूटिलिटी कंजप्शन के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रॉपर साइज में हो और यूनिफॉर्म हो। फिर द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन इज कंटिन्यूस। यहाँ पर एक बात तो ध्यान रखना है, एक एजम्पशन और ली है कि जो कंजप्शन हो रहा है वो है कंटिन्यूस, मतलब लगातार हो रहा है, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। हम पानी का गिलास को लेकर इस लो को समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसी कंज्यूमर को पानी का एक गिलास हम पिला रहे हैं, मगर टाइम पीरियड रख रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे बाद, तो 4 घंटे 5 घंटे बाद ऑब्वियसली कोई भी कंज्यूमर पानी पी लेगा और उसकी यूटिलिटी हो सकता है बढ़ती जाए कंटिन्यूसली। तो इस कंडीशन में माना गया है कि कंजप्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब एक बार में ही लगातार कंटिन्यूसली कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजप्शन कंटिन्यू करता रहे। ठीक है, ये एजम्पशन और मैं यहाँ पर ली है। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड हैबिट। यहाँ पर यह भी माना गया है कि कंज्यूमर की इनकम और हैबिट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनकम और हैबिट में चेंज हो जाता है तो उसका कंजप्शन जो लेवल है या फिर उसका कंजप्शन का जो पैटर्न है वो चेंज जाएगा, और जो यूटिलिटी के बारे में हम जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर वे से हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो दीज आर सम अजम्पशंस जो हम जनरली ये लोग जो स्टडी करते हैं तो लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। अब इस लॉ को हम समझे कैसे, देख रहे हैं आपके सामने एक टेबल दे रखी है जिसमें किसी कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है और साथ साथ उसकी मार्जिनल भी यहाँ पर दे रखी है। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, कंजप्शन लेवल बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, तो उस कंडीशन में जो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी आप देख रहे हैं, पहले 15 थी फर्स्ट यूनिट से, फिर सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो वो हो गई 10, फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो वो 5, फिर 0 और फिर -5। तो देख रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ पर जो मार्जिनलिटी है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में है। ठीक है, अब इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी आपके सामने।
देख रहे हैं आप कि अगर फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो उस कंडीशन में उसको 15 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और जब वो सेकंड कंज्यूम करेगा तो उस कंडीशन में 10 यूटिल्स। जब वो थर्ड यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको कितना मिल रहा है, 5 यूटिल्स। और जब वो फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको जो मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो है जीरो, जीरो यूटिल्स। मतलब यहाँ पर उसने फोर्थ यूनिट को कंज्यूम किया तो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में, उसके टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया है, उसको फोर्थ यूनिट से कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर उसको नहीं मिली है, जीरो है। अब इसका मतलब यहाँ पर उसका पेट भर चुका है। इसके बाद अगर कोई कंज्यूमर कंजप्शन करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। देख रहे हैं आप, जैसे उसने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम की तो यहाँ पर -5 हो गया है ना, फिफ्थ यूनिट पर उसको -5 मिल रहा है। और अगर वो सिक्स यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उस कंडीशन में और भी -10 हो गया है। तो अगर फोर्थ यूनिट के बाद भी कंज्यूमर अगर एक्स्ट्रा कंजप्शन करता है तो उस कंडीशन में उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सा हम एग्जांपल लें। सपोज आप घर पे गए, आपको बहुत भूख लग रही है, आपको मम्मी ने पहली रोटी रखी, आपको बहुत अच्छी लगी, उससे सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया। फिर सेकंड रोटी आपने कंज्यूम की, तो हो सकता है अब आपका पेट यहाँ पर भर चुका है तो उस कंडीशन में सेकंड रोटी से सेटिस्फेक्शन आपको थोड़ा कम मिलेगा। फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम करोगे, थर्ड यूनिट आप रोटी कंज्यूम करोगे तो उस कंडीशन में आपको सेटिस्फेक्शन लेवल और कम मिलेगा। तो जैसे जैसे आप खाना खाते जाएंगे, एक एक रोटी खाते जाएंगे, तो जैसे ही आपका पेट भर जाएगा और उसके बाद आपको मम्मी एक रोटी और दे देती है, तो आप कहते हैं कि चलो ठीक है खा लेते हैं, तो उस कंडीशन में उससे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, मेजोरिटी हो जाएगी ज़ीरो, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद और अगली रोटी आप खा लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी मेजोरिटी जो है वो हो जाती है नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्म में हो जाती है, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा खाना खाएंगे तो उस कंडीशन में तो हो सकता है आपका जी घबराए, गैस बने और आपका अच्छा नहीं लगे। तो उस कंडीशन में जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा था पॉजिटिव वे में, वो अब यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ये जो लो है ये एक यूनिवर्सल लो है। कोई भी कमोडिटी कंजप्शन हो, कोई भी कंजप्शन प्रोसेस हो, चाहे वो कमोडिटी या सर्विस है, हर कमोडिटी या सर्विस के कंजप्शन में ये लो अप्लाई होता है। आपको जो पसंद है, आपको टीवी देखना पसंद है तो कितना टाइम आप टीवी देखेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। एक समय ऐसा आएगा जब आपका सिर दुखेगा, आंखें दुखेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव हो रहा है। आपको घूमना पसंद है, आप कितना घूमेंगे, एक टाइम के बाद आपको झुंझलाहट होगी या फिर आपके पाँव दर्द करेंगे तो आपका अपने आप आपको घूमने से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगी। तो ये जो लो है, इट इज़ एन यूनिवर्सल लो। हर एक कंजप्शन पार्ट में, चाहे वो कमोडिटी या सर्विस है, यहाँ पर ये लो जो है हमें अप्लाई होता दिखता है। बस शर्त यही है कि कंजप्शन कंटिन्यू होना चाहिए, और दूसरा कंजप्शन यूनिट जो है वो एक प्रॉपर साइज की हो, यूनिफॉर्म साइज की हो। ठीक है, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। ये सब एजम्पशन हम यहाँ पे देखा था डिटेल में। तो इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऊपर कर रहा हूँ। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन आपको कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है रीजन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब ये लॉ अप्लाई क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है, क्या इसके पीछे कारण है। फर्स्ट है, different things are imperfect substitute of each other, so by increasing the consumption of a commodity the marginal utility decreases। मतलब साफ है कि जो भी commodity हम कंज्यूम कर रहे हैं या जितनी भी commodities होती हैं वो आपस में imperfect substitutes हैं, एक दूसरे को perfectly substitute नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में आपको जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो डेफिनेटली कम होता जाएगा। जैसे कि छाछ और पानी दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, है ना, बटर मिल्क और वाटर, दोनों काम क्या है, आपकी प्यास बुझा सकते हैं। तो क्या आप सिर्फ बटर मिल्क छाछ पी के ही काम चला सकते हैं? आप 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास कितना पियेंगे? एक लिमिट के बाद आपको पानी की तलब नहीं होगी, क्या आपको पानी नहीं पीना होगा? आप खुद सोचिए। तो क्या यहाँ पर छाछ पानी का परफेक्ट सब्सिट्यूट है? नहीं है। सिर्फ हम छाछ से काम चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो इस कंडीशन में सिर्फ हम बटर मिल्क का कंजप्शन करते जाएं, छाछ को ही हम पीते जाएं, तो उस कंडीशन में पानी की भी हम ज़रूरत होगी। तो जैसे जैसे हम बटर मिल्क का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे,
1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम ही होता जाएगा. Now next second, typical requirements may be fulfilled. Consumption of any items cannot be increased after a level such as the consumption of salt after one point has to be stopped. जैसे कि आप खाना खा रहे हैं और सब्जी में नमक कम है, तो आप सब्जी में नमक ऐड करते जाएंगे और ठीक है, ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे. जैसे ही आपका लेवल वो बराबर हो गया, उसके बाद क्या और आप नमक ऐड करेंगे? करेंगे क्या? और ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगी सब्जी, तो आप खा नहीं पाएंगे. तो आपको जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, जैसे कि नमक कम था तो यूटिलिटी बहुत कम मिल रही थी, जैसे आपने नमक ऐड किया, अच्छा लगा, और ऐड किया, लेवल बराबर आ रहा, और आपको यूटिलिटी इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगी. तो जैसे ही जितना नमक सॉल्ट उस सब्जी में होना चाहिए उतना आपने उसमें डाल दिया है, उसके बाद अगर और आप नमक ऐड करते हैं तो उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको नेगेटिव फॉर्म में ही मिलेगा. ठीक है. और इसी के साथ साथ खाना खाना, आपको भूख लगी है, आपका पेट खाली है, तो जैसे जैसे आप खाना खाते जाएंगे, तो जैसे जैसे आप कंजप्शन इंक्रीज करते जाएंगे फूड आइटम का, तो आपको क्वालिटी यहाँ पर डिमिनिशिंग ट्रेंड मिलेगी, क्योंकि अब आपका पेट भरता जा रहा है. और एक लेवल के बाद जब आपका पेट भर चुका है, उसके बाद भी अगर आप और कंजप्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो मार्जिनिटी है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होगी. इसका मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिनको पूरा किया जा सकता है, तो इस कंडीशन में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डेफिनेटली डिमिनिशिंग ट्रेंड में होगी. ओके. नाउ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ. अब ये जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, समझा है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? सबसे फर्स्ट है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ there is the derivation of the law of demand, the law of इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ये जो दो और इंपॉर्टेंट लॉज हैं, फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड एंड सेकंड है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर ही ये दोनों लॉ डिराइव हुए. कैसे हुए, आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो आई होप आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे, और मुझे ये भी आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा. अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं. और इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट आपको माइंड में आ रहा है, वीडियो कैसा लगा है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. और हाँ, अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस आपको आसानी से जल्दी मिल जाएं. सेकंड, this law is used in the public finance. We know that the majority of money for the rich is low and high for the poor. So, by raising taxes on the rich, social welfare increases by spending their amount of the poor. मतलब रिच पर्सन के पास जो मनी है, पैसा है, वो ज़्यादा होता है. अगर उन पर हम ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे तो उन पर इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी जो मेजोरिटी ऑफ मनी है, उसके जो मनी की जो यूटिलिटी है वो कम है. वो अगर टैक्स के रूप में अपना पैसा कुछ दे देते हैं तो उनको इतना फील नहीं होगा, जबकि गरीबों पर हम टैक्स लगाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि गरीबों के पास ऑलरेडी पैसा कम होता है, तो उनके लिए जो मनी की जो माइनॉरिटी बहुत हाई होती है. इसलिए सरकार अमीरों पर टैक्स लगाती है, और वो जो टैक्स से जो अमाउंट मिलता है वो पुअर पर्सन के इम्प्रूवमेंट के लिए उनको सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड करती है, ताकि सोसाइटी में इक्वलिटी बनी रहे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, with the help of this law, diamond water paradox has been explained. According to this, the water which is necessary for life is very cheap, while diamond which is not necessary for life is quite expensive. अब ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे. इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल के हेल्प से ही डायमंड वाटर पैराडॉक्स को एक्सप्लेन किया गया है. क्या है क्या नहीं है समझते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो डायमंड वाटर पैराडॉक्स, according to diamond water paradox, water which is very essential for life is very cheap, while diamond which is not necessary for life but is very expensive. मतलब अपनी लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो तो बहुत सस्ता है, चीप है, और जो अपनी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि डायमंड, वो बहुत महंगा है. ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, वो हम समझते हैं. पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास. डायमंड वाटर पैराडॉक्स मतलब हीरा पानी विरोधाभास. जबकि हीरा अपनी लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है तो वो बहुत सस्ता होना चाहिए. जो पानी, वाटर अपनी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो सस्ता है ना, जबकि वो महंगा होना चाहिए. ऐसा क्यों है?
उसको हम यहाँ पर समझते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव इंटरप्रेटेड दिस पैराडॉक्स बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इस लॉ की हेल्प से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय द टोटल यूटिलिटी गेन फ्रॉम इट। मतलब किसी भी कमोडिटी की प्राइस उसकी यूटिलिटी से डिसाइड नहीं होती, उसकी यूटिलिटी से डिसाइड नहीं होती, रादर इट इज अ मार्जिनल यूटिलिटी दैट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी उस कमोडिटी से मिलने वाली उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस कमोडिटी प्राइस को डिसाइड करती है। ठीक है। बिकॉज ऑफ its abundant availability of water, its marginal utility is very low और zero। अब क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा है, वाटर की सप्लाई अगर हम डायमंड से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी यूटिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है। यानी जो कोमोडिटी अपने पास बहुत ज़्यादा होती है, जनरली हम देखते हैं जो आइटम अपने पास बहुत ज़्यादा होता है उसकी यूटिलिटी अपने माइंड में कम होती है, और जो आइटम या जिस आइटम की सप्लाई बहुत कम होती है अपने पास उसकी यूटिलिटी जनरली हम देखते हैं बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर यूटिलिटी जो है उसकी प्राइस को डिटरमाइन कर रही है। अब वाटर बहुत ज़्यादा है तो उसकी यूटिलिटी कम हो गई है, इसलिए उसकी प्राइस बहुत कम है, नील है, फ्री में आपको मिल जाता है। जबकि डायमंड, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है पर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो कम है, सप्लाई कम है इसलिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी प्राइस बहुत कम है या बहुत सस्ता है, बहुत फ्री में आपको मिल रहा है। और जबकि डायमंड जो अपनी लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है वो आपको बहुत ही महंगा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनकी यूटिलिटी के कारण। और उनकी यूटिलिटी कैसे डिसाइड हो रही है, कैसे डिटरमाइन हो रही है? उनकी सप्लाई से। ठीक है। इस प्रकार से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की हेल्प से डायमंड वाटर पैराडॉक्स जो है उसको हम इजी वे से समझ सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा मैंने आपको पहले बताया, इसको लाइक जरूर करें, नहीं लगा तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, डिटेल में इन दोनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।